नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और इस वीडियो में हम जानेंगे शीत युद्ध के अंत के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया और आतंक और अविश्वास के दायरे का विस्तार हुआ। कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित हुई जब पूरे विश्व में आणविक युद्ध की संभावना का डर महसूस होने लगा। सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य हो गया। नाटो, सीटो, सैंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। दोनों ही पक्षों के द्वारा विध्वंसात्मक हथियार बनाए जाने लगे और शस्त्रीकरण की अनवरत होड़ चल पड़ी और निशस्त्रीकरण के प्रयास धूमिल हो गए। शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कमज़ोर बना दिया। ये एक ऐसा वाद विवाद का मंच बन गया जहां सभी भाषण तो देते थे लेकिन सुनता कोई भी किसी की नहीं था। सुरक्षा परिषद भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाई, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसमें गतिरोध उत्पन्न करती रही। और साथ ही साथ शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति में केवल सुरक्षा की समस्या ही महत्वपूर्ण बन गई थी और मानव कल्याण से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो गौण हो गए। जहां शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम और प्रभाव हमारे सामने आते हैं, वहीं विश्व राजनीति पर इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्र उपनिवेशवाद से सही मायने में मुक्त हो पाए। शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को प्रोत्साहन मिला। शीत युद्ध के कारण ही तकनीकी और खास तौर पर आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई और राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ और शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाली शीत युद्ध की अवधारणा 1985 के बाद समाप्त होती दिखाई देने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों के बीच तनाव का जो वातावरण था वो परिवर्तित होता दिखाई देने लगा। यद्यपि शीत युद्ध में 1970 में भी कमी आई थी जब दितांत काल था, लेकिन 1979 में अफगानिस्तान संकट ने इसके स्थायी अंत की संभावनाओं को खत्म कर दिया और नया शीत युद्ध हमारे सामने आता है। लेकिन अपरिहार्य कारणों से अमेरिका और सोवियत संघ और इनके सहयोगी राष्ट्र विश्व में स्थायी शांति के प्रयास करने पर सहमत दिखाई देने लगे और अंत में वे अपने उद्देश्य में सफल हुए। 1985 से अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ अन्य राष्ट्रों ने शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए और उन्होंने आपसी विश्वास की भावना कायम करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए युग की शुरुआत की। इन शांति प्रयासों को अंत में 1991 में सफलता मिल गई। दोनों महाशक्तियों द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में कई प्रयास किए गए। सबसे पहले जिनेवा वार्ता आती है। दोनों महाशक्तियों में नवंबर 1985 में जिनेवा में एक बैठक हुई जिसमें परमाणु अप्रसार पर जोर दिया गया और दोनों देशों में सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। शीत युद्ध को कम करने का ये पहला प्रयास था जो स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। 11 अक्टूबर 1986 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन और सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचोव के बीच आइसलैंड में वार्ता हुई। इसमें सामरिक हथियारों में 50% तक कटौती करने, यूरोप तथा एशिया में मीडियम रेंज मिसाइलों की संख्या कम करने तथा स्टार वार्स कार्यक्रम 10 वर्ष तक रोकने पर विचार हुआ। लेकिन स्टार वार्स परियोजना पर रोनाल्ड रीगन के अड़े रहने से शिखर वार्ता
विफल हो गई, जिससे शांति के इस प्रयास को धक्का लगा। 9 दिसंबर 1987 को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और गोर्बाचेव के बीच INF संधि होती है, जिसके अनुसार 1139 यानी 1139 परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर दोनों देश सहमत हो जाते हैं। ये दोनों देशों की तरफ से निशस्त्रीकरण का पहला और महत्वपूर्ण प्रयास था। इस संधि के अनुसार दोनों देश परस्पर निरीक्षण पर सहमत हो गए। इस संधि ने दोनों देशों में लंबे समय से चल रहे तनाव को कुछ कम करने का कार्य किया। जून 1988 को दोनों देशों के बीच भूमिगत परमाणु विस्फोटों, अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की सूचना एक दूसरे को देने की बात पर सहमति हुई। इसमें पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सहमति दी गई। दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों से अपने 5 लाख सैनिक वापस बुलाने की घोषणा भी की। इससे सोवियत संघ की विदेश नीति में अमेरिका के प्रति आए बदलाव के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे, जिससे विश्व शांति का आधार मजबूत हुआ। दिसंबर 1989 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव के मध्य भूमध्य सागर में एक वार्ता हुई। इसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने सोवियत प्रीमियर को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। इसमें आपसी बातचीत के कार्यक्रम को जारी रखने पर भी सहमति जताई गई। नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। गौरतलब है, मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि बर्लिन की दीवार पश्चिम बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी, जिसने 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा था। इसका निर्माण अगस्त 1961 को शुरू हुआ था और 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया। बर्लिन की दीवार अंदरूनी जर्मन सीमा का सबसे प्रमुख भाग थी और शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक थी। जर्मनी की समस्या शीत युद्ध की ज्वलंत समस्याओं में से एक थी, जिसने दोनों ही पक्षों के मध्य तनाव को बढ़ाने का काम किया। जुलाई 1990 को दोनों जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हो जाता है। 15-16 जुलाई को पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोhl सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव से भेंट करते हैं। इस मुलाकात के बाद सोवियत संघ जर्मनी के एकीकरण को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं और 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, जिसके साथ ही यूरोप से शीत युद्ध समाप्त होता दिखाई देता है। सितंबर 1990 को राष्ट्रपति बुश और गोर्बाचेव के बीच हेलसिंकी में आपसी वार्ता होती है। दोनों ही देश इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की निंदा करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने पर अपनी सहमति जताते हैं। 9 नवंबर 1990 को जर्मनी तथा सोवियत संघ ने परस्पर तनाव कम करने के लिए एक अनाक्रमण समझौता किया। इस मैत्री संधि से यूरोप में नई शांति की शुरुआत हुई। शीत युद्ध के दिनों में नाटो को जवाब देने के लिए सोवियत संघ के नेतृत्व में मई 1955 को वार्सा पैक्ट अस्तित्व में आता है। इस संगठन के जरिए सोवियत संघ पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना प्रभाव कायम कर सका। शीत युद्ध की समाप्ति के माहौल में 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। 31 जुलाई 1991 में दोनों देशों की मास्को में एक बैठक होती है, जिसमें विध्वंसकारी हथियारों की कटौती के लिए स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। संधि की शर्तों के अनुसार दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु शस्त्रों में स्वेच्छा से 30% तक कटौती करने पर सहमति हो जाती है। स्टार्ट संधि वास्तव में शीत युद्ध के अंत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
इसी के साथ अक्टूबर 1991 में नाटो सदस्य देश यूरोप में अपनी परमाणु हथियारों के भंडार में 80% की कटौती करने के बारे में सहमत हो जाते हैं। अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। 12 सितंबर 1991 को मॉस्को में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ़गानिस्तान के अंतर्गत शांति बहाल करने पर एक समझौता किया जाता है और इस प्रयासों के अंतर्गत ही जनवरी 1992 में अमेरिका और सोवियत संघ अफ़गानिस्तान को सैन्य सामग्री प्रदान करना बंद कर देते हैं। इस तरह दोनों महाशक्तियां अफ़गानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए प्रयासरत होती हैं। विश्व में लगभग 3 दशक तक आतंक का संतुलन कायम रखने वाली शीत युद्ध की अवधारणा आखिरकार 1991 को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लुप्त हो गई। इसकी समाप्ति के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन हमें 4 बहुत महत्वपूर्ण कारण सामने नज़र आते हैं। सबसे पहला कारण था मिखाइल गोर्बाचोव का व्यक्तित्व और नीतियाँ। मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचोव 1985 में सत्ता संभालते ही अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोग की नीति अपनाते हैं। उन्होंने शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों को नष्ट करने वाली संधि यानी INF संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही उन्होंने ग्लासनोस्त यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण की नीति लागू की। इससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। उनकी इस नीति ने सोवियत संघ में अलगाववाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया। उसने पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन करके अपनी उदारवादी कार्यक्रम को भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने वार्सा पैक्ट भंग करने की घोषणा करके साम्यवादी कार्यक्रम को गहरा आघात पहुंचाया। भ्रष्टाचार व आर्थिक पिछड़ेपन की शिकार जनता ने उनकी उदारवादी नीतियों का पूरा फायदा उठाया और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। इससे सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस विघटन ने शीत युद्ध का भी अंत कर दिया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने वाले सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो जाता है। उसके 3 बाल्टिक राज्य एस्तोनिया, लैटविया और लिथुआनिया तो पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे। शेष राज्य भी एक एक करके स्वतंत्रता का प्रयास करने लगे। आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण इनको एक सूत्र में बांधकर रखना संभव नहीं था। इन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियों का लाभ उठाया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने समय में महाशक्ति के रूप में पहचान रखने वाला देश सोवियत संघ अपने राजनीतिक बिखराव को नहीं रोक सका। 1945 के बाद सोवियत संघ लगातार अपना अधिकतर पैसा शस्त्र निर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च करता आ रहा था। उसने अपने देश में ऐसे कारखानों या उत्पादन इकाइयों की स्थापना और विकास पर ध्यान नहीं दिया जिससे उसके व्यापार में वृद्धि हो, लोगों को रोजगार मिले और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। उसकी पश्चिमी शक्तियों के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा ने उसको दिवालिया बना दिया। उसकी राष्ट्रीय आय लगातार घटती जा रही थी। उसका निर्यात लगातार कम होते होते शून्य स्तर तक पहुंच गया। साथ ही उसका कृषि उत्पादन भी बिल्कुल चौपट हो गया। लगातार श्रमिक हड़ताल करने लगे। खाड़ी युद्ध ने उसके शस्त्र निर्यात को गहरा आघात पहुंचाया। उसके लगातार गिरते उत्पादन ने लोगों में गरीबी और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो गई। उसने पश्चिमी देशों से आर्थिक सहायता की मांग की। पश्चिमी देशों ने उस पर कठोर शर्तें लगा दी और प्राप्त सहायता से वह अपनी सैनिक प्रतिस्पर्धा जारी नहीं रख सकता था। इसी कारण से वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए उठने वाले आंदोलनों को भी नहीं रोक सका।
सभी राज्यों ने एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अंत में इस साम्यवादी देश का विघटन हो गया। लेकिन क्या वाकई शीत युद्ध का अंत हो गया? तो इसका जवाब यही है कि हाँ, औपचारिक रूप से यद्यपि शीत युद्ध का अंत हो चुका है, लेकिन इसका अनौपचारिक स्वरूप आज भी बना हुआ है। ये सच है कि अब यह युद्ध दो महाशक्तियों या दो विचारधाराओं का युद्ध नहीं रह गया। राष्ट्रों के बीच जब तक मनमुटाव, मतभेद और संघर्ष बने रहेंगे, शीत युद्ध भी अपने परिवर्तित रूप प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध के रूप में बरकरार रहेगा, भले ही इसका स्वरूप वैश्विक न होकर क्षेत्रीय व द्विपक्षीय ही क्यों न हो। नाटो एवं कूटनिरपेक्ष आंदोलन, जो कि मुख्यतः शीत युद्ध की पैदाइश माने जाते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति के बावजूद आज भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्रियाशील है। ये सच है कि आधुनिक आणविक युग में राष्ट्रों के बीच जो वैचारिक संघर्ष है, उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय जगत पर वैसा नहीं रह गया जैसा कि शीत युद्ध के दौरान हुआ करता था। आज राष्ट्रों के मध्य का वैचारिक संघर्ष एवं वाक युद्ध का प्रभाव वैश्विक न होकर राष्ट्रपरक एवं क्षेत्रपरक सीमाओं में सिमटा हुआ है। विश्व के परस्पर विरोधी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रचार एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा ले रहे हैं। उसने शीत युद्ध की अस्तित्व को बरकरार रखा हुआ है। अंततः हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध की औपचारिक समाप्ति से विश्व के विभिन्न गुटों में बंटे हुए राष्ट्रों को राहत तो मिली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राष्ट्रों के बीच के मतभेद एवं वैचारिक संघर्ष समाप्त हो गए। और जब तक राष्ट्रों के बीच मतभेद व्याप्त रहेंगे, वैचारिक संघर्ष चलता रहेगा, तब तक शीत युद्ध बरकरार रहेगा। अमेरिका चीन, अमेरिका रूस, भारत चीन जैसे देशों के मध्य बढ़ते हुए तनाव में हम इसकी अभिव्यक्ति को देख सकते हैं। इसी के साथ शीत युद्ध अध्याय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आपको इन वीडियोस के द्वारा शीत युद्ध के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद।